स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में मल्लिया जी का जीवन परिचय देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले उनके द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एकदम रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। चलिए, यही है हमारा चैप्टर हंसते हुए अकेलापन, जिनके लेखक है मल्लिया जी। चलिए और देखते हैं। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो। देखिए, इनके लिए डायरी जो लेखन करने का है वो दहकता हुआ जंगल बोलते हैं। ये एक तरह से घोंसला नहीं जिसमें अपने को घुसेड़ मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी है, मतलब जो भी ये कर्म किए हैं या फिर जो भी ये बुराई किए हैं उसका साक्षी सिर्फ और सिर्फ कौन है? तो डायरी है। मेरे संघर्ष के प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठ पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच, मतलब बोलते हैं उनमें जो भी लिखा गया वो सारी बातें सच है। क्योंकि जो डायरी लिखा जाता है वो अपने आप में कहा जाए तो डायरी लेखन में असच्चाई को ही लिखी जाती है जो हमें अपनी गलती को एहसास कराता है। चलिए, ये कहाँ लिखे हैं? तो रानीखेत उत्तराखंड। जो रानीखेत है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। ये डायरी का कुल लगता है 12 पृष्ठ दिए हुए हैं, तो हम लोग हर पृष्ठ को अच्छे उससे देखते हुए चलेंगे। 14 जुलाई 1956 की बात करते हैं। सुबह से पेड़ काटे जा रहे थे। देखिए, सुबह से क्या हो रहा था कि पेड़ काटे जा रहे थे। इन्होंने ऐसे शुरुआत किया कि सुबह से पेड़ काटे जा रहे थे। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। और सुबह पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? तो मिलिट्री की घर बनाने के लिए, मतलब जो रहते हैं उसमें, और ठंड में आग में जाड़ों के लिए तापने के लिए काटा जा रहा था। पेड़ गोकी तो पूरे हारे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सर्वजन पेड़ों ने मानो उदारता वश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरी ताबा प्रदान कर उन्हें अपने गिरोह में मिला लिया हो। मतलब पेड़ जो थे वो पूरे हरे नहीं थे, मतलब फिर भी थोड़े थोड़े हरे थे। आपने उदात और विशाल और प्राणवान निगोह में, उस निगोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं एक भाषा में और गाते हैं एक, तब एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक ही भाषा में। बोलते हैं कि वो सारे जो वृक्ष हैं वो अगर बोलते हैं तो सारे एक ही भाषा में गाते हैं, और बोलते भी हैं तो एक ही भाषा में बोलते हैं। कोहरा है, अब मतलब ठंड का समय है तो कोहरा पड़ रहा है। खूब घना और खूब सफ़ेद दृष्टि से विस्तार को बीच ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। और जो क्या है कि कोहरा है तो जब उसमें कोई चलता है सफ़ेद रंग की गिर रही है। किंतु ये ध्वनियों में मेरे दरवाजे पे दस्तक। ये ध्वनियाँ क्या होती है? लेखक के दरवाजे पे दस्तक होती है। या अष्टफुट यातना जो रचना दीवार पर टांगे उस कुमाऊं गलोरी को के खूबसूरत कैलेंडर में है। ये बोलते हैं कि ये जो भी रचना है वो मेरे दीवार पे टांगे हुए कुमाऊं गलोरी। देखिए, उनका कैलेंडर का नाम था तो क्या था? तो कुमाऊं गलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में। ये कोने में टिककर रखी हुई इस वुड की छड़ी रह कांपती क्यों है? मतलब ये बोलते हैं कि ये कोन में टिककर मतलब चिपकी हुई है, फिर भी ये रह के थरथराता क्यों है? जब पेड़ कट रहा है तो ऐसा होता ही है। नोटबुक के पन्ने यूं बेतहार फड़फड़ाते क्यों है? नोटबुक के पन्ने जो हवा चल रही है तो फड़फड़ाते क्यों है? ये क्वेश्चन करते हैं। जिनके बेशुमार पत्तियां और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदनों और बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। तो बोलते हैं कि आज भी इनके जो पत्तियां हैं, जो जिनके इनके फूल हैं के गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। अब कैसा मौसम है? तो एकदम ठंडा हो गया। बूंदी बांदी और हवा, और थोड़े बहुत पानी भी हो रही है और हवा चल रही है। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उनमें आग और वो खुद ठंडा हो। देखिए, ये लेखक बोलते हैं कि लेखक को ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर आग होना चाहिए, लेकिन वो क्या कि वो ठंडा होना चाहिए। अब देखिए ना,
पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने, अभी ये जिक्र करते हैं पोस्ट ऑफिस का। बाईं ओर 11 अदद देवदार है, यानी कि 11 देवदार का वृक्ष है। पूरा 11 गिनकर, मतलब पूरा 11 ही है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। जैसे एकादश रुद्र, जैसे बोलते हैं कि एकादश का जो रुद्र होता है उसी की तरह। खामखा ही सोचता हूँ कि ये 10 क्यों ना हुए। इनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये 11 ही क्यों है, ये 10 क्यों नहीं हुए, या फिर 12 क्यों नहीं है। ये बोलते हैं कि ये देवदार का वृक्ष जो है वो 11 ही क्यों है, या तो चाहे तो ये 12 हो सकते या फिर 10 हो सकते थे। जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ यही ख्याल उमड़ता है, यानी मैं इस कदर बोर हूँ। मतलब बोलते हैं कि जब भी वो उधर से गुजरते हैं तो इनके मन में यही ख्याल होता है कि ये देवदार का जो वृक्ष है वो 11 ही क्यों है, या फिर 12 या फिर 10 क्यों नहीं है। किसी चित्रकारी की किताब में रंगे सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं के बड़ी तेजी से उभारते हैं। मतलब ये चित्रकारी की किताब पढ़ रहे थे तो बोलते हैं शोक और भड़कीले रंग, भड़कीले संवेदनाओं को बड़ी, जो भड़कीले रंग होते हैं वो संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारता है, उन्हें तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाता है और उसे चरम बिंदु को ओर ले जाता है और उतनी ही तेजी से उसे ढाल की ओर खींचता है। मैं संयत यानी कि ठंडा, यह बोलते हैं कि मैं ठंडा हूँ। अब भी जब मैं बाहर निकलूंगा तो खूब घना और सफ़ेद कोहरा मुझ पर लिपट जाएगी। ये बोलते हैं कि अभी मैं ठंडा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा तो खूब घना गहरा उसके मुझसे लिपट जाएगा और सब और छा जाएगा। मेरे अतीत या और मेरे वर्तमान के समीकरण या भविष्य के जो फीते की तरह वो जो कोहरा है वो लेखक के अतीत और वर्तमान के बीच के फीता कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात ज्ञान और अज्ञात रुदन के लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोमर में की ताबीज में। अब देखिए ये हमारा जो था पहला वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग दूसरा आता है। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और जाड़ों के लिए भी चाहिए। चलिए दूसरा, ये है 18 जून 1957 को लिखे हैं। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवे की कतार देख के, अब क्या देखते हैं कि एक जो पेड़ है उस पे कौवे की कतार देखकर सोचते हैं। उम्र की फसल पककर तैयार, सपने का सुहाना रंग अब दर्द पड़ रहा है, मतलब जो उम्र की फसल तैयार हो गया, मतलब फसलें तैयार हो गई। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिहाई के छिलके उतार फेंके, विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता है, कितनी बेमानी भतोरे हो उठे हैं। जैसे ही वह जड़ पौधे को आत्मदान स्वीकार कर लेने का विकास की एक उधर है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्या क्या लिखा है समझ नहीं आता। चलिए, हवाओं में कैसी महक है, बोलते हैं हवाओं में कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है, ये धरती में क्या कैसी चिलक है कि फसलें काटने भी नहीं पाई, जो फसलें कटने भी नहीं पाई। जाड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट बखेदार। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन पर चाहा जुनून के सिर नोच लिया। अब बोलता है कि ये जो है प्रश्न है वो बालों के गुच्छे नहीं है, जो जब चाहा उसे जुनून में सिर को नोच लिया। हम लोग तीसरा आ चुके हैं। ये कब लिखे हैं? 4 जुलाई 1962 को कसौनी में लिखे हैं। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। अब बोलते हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, और ये बोलते हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं है, ये आशा रहती है कि दोपहर तक कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है। बोलते हैं भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है, भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है। और कुछ नहीं होता, मतलब एक भी पत्र नहीं आता।
इतनी भी ताब नहीं कि डाक घर में जाकर पूछाऊँ, मतलब इतनी भी मतलब नहीं है कि डाक घर में जाकर पूछाऊँ कि कोई चिट्ठी आई है क्या। अजब सी बेचैनी मन में होती है, फिर भी मतलब चिट्ठी नहीं आती, फिर भी अजब सी बेचैनी होती है लेखक को। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, और जो सारा जो है वो लगता है कि सारा जो अक्षर है वो मिटा दिया गया है किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरा संगीन उठता। मतलब वो वैसा लगता है कि एक शब्द जब मिट जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा जो कहानी का जो होता है वो सारे बदल जाता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, उस तरह का लग रहा है इनको। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन या याचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। ये बोलते हैं चिंतन या याचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिनमें आहट रहस्यमय लगता है। मतलब जो आकांक्षा मतलब कि जो आशा रहती है वो झूलता हुआ मन, हर वक्त लगता है आहट मतलब कोई आ रहा है। हर खटका चौंका जाता है, मतलब जब कोई खटखटाता है तो ऐसा लगता है कि चिट्ठी आई होगी। अटखेलियाँ करती है, सवा कन्फ्यूसियाँ भी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने। ये बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि अटखेलियाँ करती हुई हवा भी मेरी कन्फ्यूसी करी है, मतलब कि वो मेरे विरुद्ध साजिश ठाने हुए बैठी है। हम देखिए, हम लोग देखते हैं ये 5 जुलाई 1962 कसौनी को लिखा गया, मतलब जस्ट इसके एक दिन बाद। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति इन्हें आकर्षित किया। ये जिसमें बात कर रहे थे तीसरे में कि उन्हें पत्र नहीं आता, तो ये सूचना केंद्र में जाते हैं और वहाँ पे एक अधेड़ व्यक्ति इनको क्या करता है कि आकर्षित करता है। प्राय वे और मैं एक ही, मतलब वो बोलते हैं प्राय वे और मैं एक ही समय, वे और मतलब वे एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देने पहुँचता। ये अखबार देने वहाँ गए थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे, और जो वो दूसरा अधेड़ व्यक्ति था वो अपने मतलब छपने की पुस्तकें किसी और व्यक्ति को बता रहा था, वो भी मतलब थोड़ा लाउडली बोलकर। तो बरबस ध्यान खींचा, मतलब इनकी ध्यान उस ओर गया। परिचय पूछा तो उनका नाम क्या था, बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था, मतलब कि वो नाम कभी इनको सुने थे। उनकी एक किताब शमशेर सिंह के यहाँ देखी थी। ये लेखक बोलते हैं कि उनके द्वारा लिखा गया एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल के वे धीरे धीरे आत्म लांघा के मूड में उतर गए। मतलब वो सोचे कि ये भी तो मेरी तरह अन्य श्रोता। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किस बड़े देदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने के लिए ले गया तो पसंद आई कि लौटाया नहीं, आदि आदि मतलब प्रसंग के अनुसार सुनाते। मतलब ये जो है अधेड़ व्यक्ति बलभद्र ठाकुर, वो अपने पुस्तक की तारीफ कर करके लेखक को सुना रहे थे। सुनकर रस आता रहा, मतलब इन लेखक को भी आनंद आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्भ से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। वो क्या पहने हुआ था, लुंगी और जैकेट। 7 बज रहे थे। कब कितना बज रहे थे उस समय, 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग गई थी, अतः विदा ली। मतलब ये बोले लेखक उससे कि 7 बज गए हैं, खाना भी पकाना है, भूख भी लगी है, अब हम चलते हैं। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश, मतलब कि शाम को थोड़ी सी बारिश हुई। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। और लेखक क्या करते हैं, उनका बलभद्र ठाकुर को बैठाते हैं और उनको स्केच बनाकर देते हैं। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था, और क्या करते हैं, उनका रंगीन मकान का भी एक रंगीन स्केच बनाते हैं। जगजीत की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा।
जगजीत की भाभी मांगती है तो लेखक को देना पड़ता है। मैं रेडियो के गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी के प्रबंध होने लगा। ये जब रेडियो के गाने सो रहे थे, मतलब जब बना के गए हैं वहाँ देने के लिए, तो क्या हुआ कि ये रेडियो के गाने सुन रहे थे तो उधर चाय पानी भी लेकर आ गया था, मतलब प्रबंध कर रहे थे अपनी स्थिति के अनुकूल। और वह तो मैं देख ही रहा था, मतलब वो सब तो देख ही रहे थे। जैसा वो उन्होंने सोचा था कि हाँ मैं जाऊँगा तो चाय पानी पूछ ही जाएगी, तो वो तो देख ही रहे थे। मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। ये बोलते हैं कि मेहमान नवाजी का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं किराएदार नहीं था, मैं मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। बोलते हैं दुख इस बात का है कि मैंने मतलब बहुत समय पहले भूल गए होते तो अच्छा होता। अब तो शायद परसों तक ही चल ही देना होगा, मतलब आप ये कहीं और जाने वाले थे। यहाँ के स्कूलों में 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयों और बुराइयां दिख जाए। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा, मतलब बुराई नहीं कह सकते, उसको कमजोरी कह सकते हैं। ऐसा ही प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काटे रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। अब एक रिश्ता है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया, इसलिए वह अखरता नहीं है। मतलब उन्हें ना एक आदत हो गई है जिससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब यह अखरना किसी अतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपने ही लिए व्यवस्था है, एक समझौता जो एक बेबूझ की सर्द आ छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने का कोई गुंजाइश ही नहीं। अब कुछ यूं ही चल रहे हैं, बहुत कट गई, बाकी फिर कट जाएगी। ये बोलते हैं कि अब तो आदत हो गया, इतने दिन बीत गए, अब थोड़े दिन और बीत जाएंगे। चलिए आप देखते हैं आप कब लिखे हैं, तो 8 जुलाई। चलिए आप कब लिखे हैं, तो 8 जुलाई 1962 को कसौली। कल शाम से रोज इसी तरह एक प्यारी सी गंध हवा में उमड़कर मेरे बारजे तक आती है। मतलब बोलती है कि हवा में कोई गंध थी जो मेरे दरवाजे तक आती थी। इतनी कोमल और मिठास लिए हुए आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती थी। इतना मिठास था कि उसे महसूस करने के लिए लेखक की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती थी। अच्छा देखते हैं। दिल्ली में लिखे थे 30 अगस्त 1976 को। सेब बेचती लड़की, सेब बेचती लड़की। उसका कलाइयों में इतना जोर न था कि चाकू से सेब की एक फाक काटकर ग्राहक को चखा दे। मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और इतना भी नहीं था कि वो ग्राहकों को चखने के लिए एक सेब को काट कर दे। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक सिखियाई हुई हंसी हंसकर चाकू। मतलब बहुत बार कोशिश की लेकिन उससे नहीं हो पाया। मेरे हाथ में थमा दिया। ये लेखक को बोलता है कि लो खुद ही काट के चख लो, खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे मीठे ही थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले से जान चुका था। तो लेखक पहले से जान चुके थे कि सेब तो मीठे ही है, रंग और खुशबू देखकर। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसे शायद नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल में ही दुकान संभालने दी गई थी, मतलब वो लड़की की उम्र कितनी थी, 7-8 साल ही थी, और उसे क्या दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने की आतुर थी। और वो चाहती थी वो लड़की कि मेरे ग्राहक को थोड़ा सा भी शक की गुंजाइश ना हो। मैंने उसके पतले लगभग इरावे झवराए जिस्म, मतलब वो बहुत पतली थी, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा, उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। मतलब लड़की चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये सब सेब खत्म हो जाए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7। 10 मई 1978 को लिखा गया। ये आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है। मतलब बोलता है कि आदमी सिर्फ जीता नहीं है, उसको रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं।
इनसे जुड़ी हुई फिर के और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझे रचे जाने की मुझ पे स्वतंत्र हो गए। मतलब ये सब रचने की इन्हें स्वतंत्रता थी। इससे अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी गाड़ी के प्रतिफल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे गए यथार्थ से अलग है। बोलते हैं जो रचा है मैंने वो भोगे गए यथार्थ से अलग है। चलिए अलग है। भोगा यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। एक आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। मतलब एक रचता है तो वो एक खुद रखता है और एक दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरों को दे देता था। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के दिए हुए हिस्से के यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है। यथार्थ का रचना क्या है? एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की दृष्टि करता है। यथार्थ क्या है? तो देखिए वो सामाजिक सत्य की दृष्टि करता है, जो उस सत्य को दिखाता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। मतलब जो लेन देन होता है उसी का नाम संसार है। इस संसार में अप्रयुक्त का एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस कर्म जो नहीं करता है उसके बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह बीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता है कि भोगा जाता संसार ही है। मतलब जो भोगता है वही संसार है। रचे और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। जो रचता है और भोगता है उसका रिश्ता क्या है? द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे बिना हम, हमारे बिना तुम। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं और वही वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते और मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग 8 देखते हैं। ये कब लिखा गया? तो 11 जून 1978 को। मेरे भीतर इन दिनों कई शब्द भरे पड़े थे या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उनमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम। मतलब जब शब्द अधिक लिखते हैं तो अर्थ कम होता है, और अगर अर्थ ज़्यादा है तो हिसाब के कम पड़ता है। देखिए जैसे कि जो कविता होती है उसमें जो शब्द होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अधिक होता है। लेकिन कहानी में शब्द अधिक होते हैं और जो उनका अर्थ होता है वो कम होता है। वही बोलते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उनका लिखा जाना मुमकिन नहीं है या कि मुमकिन है। मतलब डायरी में जो दिन भर होता है उसके बारे में अगर लिखे तो एक ही दिन में डायरी सारा खत्म हो जाएगा। लिखना मात्र एक यथार्थ की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। मतलब कविता मतलब छोटे से शब्द में पूरी डायरी लिखी है। तब शब्द और अर्थ के बीच की एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उनमें रचना बिजली की फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्दों और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होती है। जब शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ती है तब धरती का क्षण होता है। उस रचना अपनी जड़ पा लेती है और प्रस्फुटन का आदि स्रोत। चलिए 9 देखते हैं। 20 जून 1978 को लिखे है। सुरक्षा डायरी में नहीं है। बोलते हैं सुरक्षा डायरी में नहीं है, वो वहाँ सिर्फ पलायन है। मतलब वो छोड़ जाने का एक रास्ता है। अगर डायरी में लिखे तो वो याद रहेगी और हम उसे आसानी से याद करके छोड़ सकते हैं। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अगर सुरक्षा कहीं हो सकती है तो बाहर की रोशनी में होगी, अंधेरे में थोड़ी ना होगी। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुकी के साथ। मतलब जब अंधेरे में छिपते तो एक धुकी के साथ कि कहीं कोई आ न जाए। सुरक्षा चुनौती को झेलने में, ये लड़ने में है, पीसने और खटने में है। जब सुरक्षा क्या है? जब हम लड़ेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे तो तभी सुरक्षा है। बचने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। मतलब अपने को छुपाने में नहीं, अपने को बचाने में सुरक्षा नहीं है।
चलिए अब 10 देखते हैं। 10 9 दिसंबर 1978 को। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होता। मतलब ये जो सब कुछ लिखते हैं वो सबके लिए नहीं होता। ये तो पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उन सब में रचना के बीच नहीं होता। मतलब जितना सब कुछ होता है दिन भर में वो सारी चीज़ें नहीं लिखती। उस भोगे हुए अनुभव का एक वंश आगे रचना में नहीं चलता, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है। सिर्फ दस्तावेज, लेकिन एक दस्तावेज भी ज़रूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। देखिए यहाँ पे बोलता है दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मिट्टी है जिनके बिना ना बीज की सतह है और ना बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के यतीत में सुगबुगाता है। जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पे आड़ी तिरछी लकीरें बनाती है। धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीतिक नहीं। ये बोलते हैं कि ये सब मुझे मुफ्त में देते हैं, इनकी कोई ये नहीं है, राजनीतिक नहीं है। जुड़े हुए पहले से ये सोच के नहीं आते। अब 25 जुलाई 1980। इतना पता नहीं कि कितने सालों में मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मेरे भीतर भी बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। ये बोलते हैं मैं भी भीतर से डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप है। बोलते हैं इस डर जो डरा हुआ हो इसके कई रूप है। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कहीं इससे भयंकर बीमारी न लग गई हो। जब कोई इनके घर का बीमार पड़ता था तो इन्हें डर लगता था कि कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो। तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा। ये बोलते हैं कि अगर कोई बीमार मिल गया तो मैं क्या करूँगा। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे, एक पत्ते की तरह कांपते हुए। देखिए इन्हें खुद भी क्षय रोग था, इसीलिए इन्हें महसूस करते हैं। मैं प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए किसी तरह का संकट या छनकट ये बुदबुदाते हैं कि मेरे परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आए। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है तब उसके लौटने की संभावना घड़ी भी बीतने लगती है। जब किसी को देर होती है तो ऐसा लगता है कि घड़ी भी बीत रही है। मन डर से घिर जाता है। जब कोई बाहर है देर तक और वो घर नहीं आया तो ऐसा लगता है मन में डर आ जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगती है। जैसे मम्मी आपके बारे में चिंता करती है ना, जब आप बाहर होते हो देर हो जाती है तब पूछिएगा कि कैसा मतलब कल्पना आते हैं मन में। फिर अन्यास ही प्रार्थना, समय बीत जाने के एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है। मतलब जब ये समय खत्म हो जाता है तब बाहर वाला आदमी लौट जाता है, वो भी सही सलामत। और नसों का तनाव दिल की धड़कन के साथ छूट जाता है। जो नसों में तनाव था वो दिल की धड़कन, यानी कि जब पंपिंग होता है ब्लड का तो उस समय छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे, शाम के अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखाई देते, वे कहाँ गए, इस अकुलाहट में कोई उत्तर न देने पाकर डर में बदलने लगती है। देखिए जैसे कि आप कोई बच्चा लेके गए और उसे पार्क में छोड़ दिए, कुछ देर बाद के लिए आप बाहर गए, फिर वहाँ आके देखते हैं तो वो नहीं मिलता है, फिर आप उसको आवाज़ लगाते हैं, फिर कोई आवाज़ नहीं आती, तो आपका मन में कैसा होता है, आप डर जाओगे कि नहीं कि आखिर गया कहाँ वो बच्चा। मन इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। मतलब मन इतना कमज़ोर है कि डर आसानी से उसमें आ ही जाता है। देखिए ये हमारा लास्ट है डायरी का 3 मार्च 1981 को लिखे हैं। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी पूरे दुनिया के आगे एकजुट और सबूत बनने की जिजीविसा को हरदम तना हुआ। मतलब ये जो अपने अंदर में इतनी चीज़ें चलती है उसके बाद भी दुनिया के सामने ऐसा प्रतीत अपने आप को बताता है। किसी लक्ष्य पार छूटने की कसा हुआ रहता है और ऐसा लगता है इनको कि कोई लक्ष्य मेरा छूट गया है।
चलिए, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।